दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड इरडा की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है और कल भी ज़बरदस्त गिरावट हुई थी। अब इस गिरावट के पीछे असली वजह क्या, उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ अच्छी गुड न्यूज़ भी निकल के आ रही है जो इशारा कर रही है कि आने वाले समय में इरडा के लिए एक गोल्डन पीरियड शुरू हो सकता है। ये सरकारी कंपनी है जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है और इसको नवरत्न का दर्जा भी हासिल हो चुका है, यानी बहुत सारा फ्रीडम मिल चुका है बिजनेस करने के लिए। अब आने वाले समय में ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ेगी। और जैसे कि आप देखें तो सीएमडी प्रदीप कुमार दास की तरफ से कहा गया कि रिटेल सेगमेंट में कामकाज बढ़ाने के लिए वो अपनी सब्सिडीज कंपनी बनाने जा रहे हैं। तो इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। क्या इस गिरावट का फ़ायदा उठा के हमें इरडा में निवेश करना चाहिए? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बाजार में ज़बरदस्त गिरावट हुई है। बीएसई सेंसेक्स में जितनी गिरावट है उससे ज़्यादा गिरावट निफ्टी के दूसरे इंडेक्स में, मिड कैप में ज़बरदस्त पिटाई है, स्मॉल कैप की ज़बरदस्त गिरावट हुई है। तो ओवरऑल बाजार की सेंटीमेंट बिगड़े, इसके पीछे 5 बड़े रीजन है। अगर वो आपको जानना है तो ऑलरेडी मार्केट पे हमारा इससे पहले वीडियो बन चुका है, वो वीडियो जाके आप जरूर देखें। और कुछ ऐसे स्टॉक उसमें सजेस्ट किए गए जो आगे जाके अच्छा कर सकते हैं। अलग अलग ब्रोकरेज उसकी राय जो अच्छा टारगेट दिखा सकते हैं बहुत ही कम समय। तो वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए जाके। अब इरडा की बात करें, स्टॉक की शुरुआत तो फ्लैट हुई 172 पर जो क्लोजिंग थी कल की। इंट्राडे में 173 का इसने हाई भी बनाया, लेकिन बाजार की गिरावट की वजह से ये भी गिरावट की चपेट में आ गया और इसने 166 का लो बनाया और अंत में क्लोजिंग 167 के आसपास 2.90% की गिरावट के साथ, यानी लगभग 3% की गिरावट हुई। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 29 अप्रैल को काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया इसने। रिजल्ट के बाद स्टॉक दौड़ा 181 पर पहुंच गया 6.3% की शानदार तेजी के साथ। 30 अप्रैल की बात करें तो क्लोजिंग 178 के आसपास रही, जहाँ पे 1.7% की गिरावट हुई। लेकिन 2 मई को स्टॉक फिर से उतना ही रिकवर हो गया, स्टॉक फिर से 181 के आसपास आए 1.8% की तेजी के साथ। 3 मई को मामूली सी गिरावट हुई, स्टॉक की क्लोजिंग 179 के आसपास रही, जहाँ पे 1% की गिरावट हुई। लेकिन 6 मई को देख सकते हो कि स्टॉक में बड़ी गिरावट हुई। उसके पीछे आरबीआई का फैसला, जिससे 172 के आसपास स्टॉक आ गया 4.1% की गिरावट के साथ। और आज दूसरा दिन है जब बाजार ने साथ नहीं दिया, इस वजह से बड़ी गिरावट हो गई। तो आप देख सकते हो कि ये सोमवार का दिन पीएसयू बैंक और एनबीएफसी के लिए खराब रहा। तो यहाँ पे देखिए आरबीआई की तरफ से एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया गया जिसमें प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए जो नियम है उसको सख्त किया गया है। किसी भी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने से पहले आप देख लो कि बैंकों को या फिर एनबीएफसी को कंस्ट्रक्शन की अवधि, आउटस्टैंडिंग एक्सपोजर 5% आउट प्रोविजन करनी होगी। और पीएसयू बैंक के वजह से देखें तो इन सभी बैंकिंग शेयरों में वगैरह दबाव का वातावरण बना। जो प्रस्तावित दिशा निर्देश के मुताबिक देखें तो 1500 करोड़ तक के एक्सपोजर के लिए 10% की प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। और देख लो कि आईएफएल सिक्योरिटी ने इसके बारे में कहा है कि हमें लगता है कि 10% की एक्सपोजर संबंधी जरूरत छोटे खिलाड़ियों के लिए बैंक से लोन लेने के मौके सीमित कर देगी। और अनुमान के मुताबिक बैंक के नेटवर्क का 3% तक रकम इस प्रकार के लिए प्रोविजन में की जा सकती है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि 2012-13 के दौरान बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर लोन दिया था बैंकों ने, जिसमें से बहुत सारे डिफ़ॉल्ट कर गए। एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में तेज़ी पकड़े उस समय देख सको कि भारत अर्थव्यवस्था को मजबूत देने के लिए इनको आरबीआई की तरफ से जारी की गई ड्राफ्ट लाइन के तहत यहाँ पे देखें तो जो पहले गलती की थी वो फिर से न करे, इसलिए सख्त कदम उठाने पर फैसला लिया गया। तो यहाँ पे देखिए रिजर्व बैंक ने जो प्रस्ताव दिया है उसमें देख सकते हो कि अलग अलग चरणों में प्रोविजनिंग को बढ़ाने के लिए कहा गया है। तो बैंक कुल लोन का 5% अलग से रखे बतौर प्रोविजनिंग, और जब प्रोजेक्ट शुरू हो जाए तो इसे कम करके 2.5% तक कम किया जा सकता है। सब कुछ ठीक रहता है तो लोन की किस्तें समय से पहले मिलने लगती है, तो बैंक के पास अगर पर्याप्त नकदी होती है तो उसे घटाकर 1% भी किया जा सकता है, यानी प्रोविजनिंग सिर्फ 0.4% तक रखी जा सकती थी। अब ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि आरबीआई की प्रस्तावित गाइडलाइन से बैंक ज़्यादा प्रभावित होंगे, जबकि आरईसी लिमिटेड, पीएफसी और इरडा की बात करें तो उनके रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सरकारी कंपनियां जैसे आरईसी और पीएफसी पावर फाइनेंस कंपनियों को प्रोवाइड करती है लोन, और आरईडी ग्रीन एनर्जी को लोन प्रोवाइड करती है। हालांकि उनका Tier 1 रेशियो 200 से लेकर 300 बेसिस पॉइंट तक प्रभावित होगा।
और उनके वैल्यूएशन मल्टीपल में संभावित रूप से गिरावट भी आएगी। टियर 1 कैपिटल रेशियो वह रकम होती है जो वित्तीय संस्थान के रिस्क मैनेजमेंट के तौर पर रखते हैं। तो ये थोड़ी सी चिंताजनक बात है और इसका असर हमें इन शेयरों में कल देखने को भी मिला। तो ये थोड़ी सी चिंताजनक बात जरूर है, लेकिन अभी एक जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, यहाँ पे IEEFA की रिपोर्ट जारी की गई जिसमें कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडिया ने करीब देखें तो ग्रीन एनर्जी के करीब 69 गीगावाट के टेंडर जारी किए गए, यानी गवर्नमेंट लगातार टेंडर की संख्या को बढ़ा रही है। तो यहाँ पे देख सो कि इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई जिसमें कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 गवर्नमेंट की तरफ से जो टारगेट 50 गीगावाट का रखा है उसको टारगेट को भी यहाँ पे हिट किया है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक रेस्पॉन्स देखने को मिला है, काफ़ी शानदार 69 गीगावाट के टेंडर जारी होते हुए दिखाई दे रहे। तो यहाँ पे देख सो कि IEEFA के जो डायरेक्टर है साउथ एशिया के, उनका कहना है 2019 से लेकर 22 तक सप्लाई चेन में प्रॉब्लम थी, ग्लोबल रीजन भी थे, कोविड का असर था, पेंडेमिक दौर जिसकी वजह और रसिया यूक्रेन का युद्ध, इन सब की वजह से सरकार अपनी जो रणनीति उसको आगे नहीं बढ़ा पाई। लेकिन अब यहाँ पे माहौल पूरी तरह से ठीक हुआ है, तो सरकार अपना जो टारगेट है 50 गीगावाट का पर ईयर एनुअल का उसको पूरा करते हुए दिखाई दे रहा है और आने वाले समय ये टेंडर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ पे सरकार 4 गीगावाट के विंड एनर्जी के टेंडर भी जारी करने जा रही है। इसके अलावा सोलर और थर्मल स्टोरेज के टेंडर होंगे। तो कुल मिला के इस रिपोर्ट के माध्यम से समझ सकते हो कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय दिखाई दे रही है इरेडा के लिए। इरेडा ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करेगी। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी जो टेंडर सरकार की तरफ से जारी हो रहे हैं उसमें बहुत सारे निवेश की जरूरत पड़ेगी और इरेडा के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। और फाइनेंशियल 2024 में तो अलग अलग स्टेट के माध्यम से टेंडर जारी किए जिसमें गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, इसके अलावा राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, ये इसमें एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं जो काफ़ी बड़े टेंडर जारी कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपॉर्चुनिटी बहुत है गुजरात राजस्थान में भी। तो कुल मिला के ये एक बहुत बड़ी एक गुड न्यूज़ है इरेडा के लिए। एक और बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इस समय सोलर PV मॉड्यूल की देखें तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई देगी। नेट जीरो कार्बन पॉलिसी के तहत पूरे विश्व के अंदर इस समय एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी है। अब देखें तो इससे काफ़ी ज़्यादा जॉब भी क्रिएट होंगे और देख सकते हो कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का जो रिपोर्ट जारी किया उनका कहना है कि काफ़ी समय के बाद जितने विश्व के देश हैं वो तेज़ी से ग्रीन एनर्जी सेक्टर में निवेश की तरफ प्रेरित हो रहे, सोलर PV हो या फिर स्टोरेज के ऊपर हो या विंड के ऊपर हो। तो ये एक तरह से निवेश का ये मौका बन रहा है और इसमें आप देखें तो विश्व के सभी देश बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और इंडिया भी इसमें पीछे नहीं है। इंडिया भी तेज़ी से अपने यहाँ पे निवेश को बढ़ा रहे। इंडिया ने अब इसके लिए बहुत सारी पॉलिसी जारी की गई है, सरकार की तरफ से इंसेंटिव दिया जा रहा है, डायरेक्ट FDI लाया जा रहा है, नहीं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए छूट दे दी गई है। तो ऐसे में आने वाले समय निवेश आएगा और आप देख सकते हो कि बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो अभी इस सेक्टर में नई एंट्री भी कर रहे हैं। जैसे कि अब कंपनी नवरत्न भी बन चुके हैं तो बहुत अच्छा मौका है कि निवेश करें लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थोड़ा सा वेट करें, बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए उसके पीछे रीजन जो है उसको जानना है तो ऑलरेडी हमारा इससे पहले वीडियो बना है, आपके जाके वो जरूर देखें, उसमें आपको सारे रीजन पता चलेंगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो ये बहुत अच्छा मौका है कि इरेडा जैसे स्टॉक में दाव लगा ले और कम से कम 3 से 5 साल दे। अब यहाँ पे एक कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है, 75% बाय की कॉल है, 25% सेल की कॉल है। यानी लोगों का रुझान अच्छा खासा स्टॉक के साथ बना हुआ, 100 में से 75% लोग इसको लेना पसंद करें। अब पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं, यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 173 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 166 तक स्टॉक जा सकता है। गिरावट और बढ़ी तो 157 तक जाने की संभावना है। तो आप देख सकते हो पहला सपोर्ट तो ऑलरेडी टूट चुका है, सेकंड सपोर्ट के आसपास स्टॉक आ जाया। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 189 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 198 तक स्टॉक जाएगा और एक बार 198 क्रॉस होते ही 205 तक जाएगा, यानी 205 तक जाएगा। यहाँ से एक तेजी की संभावना बननी शुरू हो जाएगी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर निवेश करें, आने वाले समय ये आपको माला माल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।